तेरी सितमगरी अबिहा अली किस्त नंबर 24 लिखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। अशनाद ने तो रो रो कर आंखें सुजा ली थी अपनी। काफी ज्यादा वक्त गुजरा था। अशनाद दुआएं मांग मांग कर बाहर निकली थी। समीना बेगम तस्बीह उठाए पढ़ रही थी। इनकी जुबान पर बस बेटे की लंबी जिंदगी का विर्द था। आगा जान भी दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे। हसनान परेशान उंगलियों से सर को मसलता एक तरफ खड़ा था और सगीर साहब अपने मामलों में उलझे हुए थे। उनको ऐसे बैठे मजीद देर गुजरी तो वो ही सीनियर डॉक्टर बाहर निकले थे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके पेशेंट की जान अब खतरे से बाहर है, लेकिन होश में आने में अभी मजीद 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो अभी जब हम वार्ड में शिफ्ट करेंगे तो तब आप बेशक देख लीजिएगा इनको। वो हसनाल के कंधे को थपकते हुए प्रोफेशनल अंदाज में कहकर अंदर चले गए। हसनाल डॉक्टर की बात सुनकर वहीं अस्पताल के फर्श पर सजदा रेज़ हुआ था। उनके ये अल्फाज थे, ये जिंदगी। वहां बैठे सब नफूस के बेजान वजूद में जिंदगी डाल गए थे, जान डाल गए थे। डॉक्टर के ये अल्फाज सुनते अशनाल ने बेइख्तियार रब का शुक्र अदा किया था। उसको ये अल्लाह का अपने ऊपर किया गया मुआवजा लगा था। जब मुकद्दर लिखने वाला हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो हमारे नसीब खराब कैसे हो सकते हैं। वो मनाल को लेकर समन बेगम के घर के आगे खड़ी थी। उन्होंने बेल दी तो डोर एक चौकीदार ने खोला था। समन से मिलना है हमें। ना सलाम, ना दुआ, उन्होंने डायरेक्ट कहा। वो बीबी जी कब की पता नहीं किधर गई हुई है। बूढ़े से चौकीदार ने उन्हें बताया था। वो कब तक आएगी? हमें उससे मिलना है। उन्होंने तमहीद बांधी थी। एक इंसान होने के नाते बता रहा हूँ। आपको ये अमारत, ये घर, नौकर चाकर सब धोखा है बीबी। ये एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। आप यहाँ से चली जाएं। इसमें आपका ही फायदा है। वो बूढ़ा शख्स इन्हें मतला कर रहा था। मनाल इनकी बातें सुनकर सहम कर रह गई थी। उसे लगा कि वो इसकी बात सुनकर वापस पलट जाएंगी, लेकिन वापस पलटते तो वो हैं जिनको हदायत के रास्ते का पता होता है, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो। वो अंधाधुंध इस रास्ते पर धंसते जाते हैं। 2 टके के नौकर, चुप रहो, ज्यादा सलाह मशवरे न दो, वो नहायत बदतमीजी से कहती चल पड़ी थी। फिर चौकीदार ने कुछ नहीं कहा। वो भी खुद ही नए नए आए थे। किसी दोस्त ने यहाँ का रास्ता बताया था, तो वो यहाँ मकीनों के लक्षण उनको अच्छे नहीं लगे थे, इसलिए खबरदार करना जरूरी समझा। वो इन्हें लेते हुए अंदर दाखिल हुआ था। उन्होंने घर के बाहर ही मनाल के मुंह से कपड़ा हटाकर उसके गले में डाल दिया था, लेकिन हाथ में फिर भी जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। वो बहुत बेबस थी। अपनी उसे अपनी माँ से इसलिए खतरा था कि वो उसके होने वाले बच्चे के साथ कुछ कर ना दे। वो बेटी तो बेबस नहीं, मगर माँ बेबस जरूर बन चुकी थी। वो माँ की गिरफ्त में बैठी सोच रही थी, काश हर्षनाल उसके साथ होता तो वो घर से कभी निकलने का सोचती नहीं। अगर उसकी माँ के साथ मजीद कुछ करती, वो इसे एतमाद में नहीं देती, लेकिन शायद वो थक गई थी। वो खुद किनारा करना चाहती थी, क्योंकि वो सबको अपनी जात का यकीन दिलाते दिलाते थक गई थी। वो खुद से ही हार गई थी। अपने लिए मज़ाहमत करना छोड़ दी थी उसने। उसे पता नहीं कि आगे क्या किस्मत करने वाली है। चौकीदार इनको गेस्ट रूम में बिठाकर चला गया था। यह इमारत बहुत बड़ी थी, नौकर चाकर, अच्छा बड़ा सा घर था। काफी देर बाद एक और मुलाजिम ने उनके सामने चाय और बिस्किट रखे थे। समीना बेगम सुकून से खाने पे लग गई थी। मनाल की जिंदगी उजड़ गई थी। वो कैसे खाती? उसकी सांस हलक में अटकी हुई थी। रात के 2 बज चुके थे। समीना बेगम बैठे बैठे थक गई थी। बाहर से कहकों की आवाज आने लगी। वो सोफे से उठी। जैसे ही लाउंज में एंटर हुई, समन और वकार बाजुओं में बाजू डाले दाखिल हुए, कहकहा लगाते, और बैठ गए। समीना बेगम ने झांक कर बाहर देखा, जो अब लाउंज के सोफे पर बैठे हुए थे। वो लड़का इनके साथ बैठा था। जरा जरा सी बात पर कहकहा हाथों पर हाथ रखकर लगाते थे। माँ बेटे के रिश्ते के तकाजे हरगिज ये तो नहीं थे। इससे पहले वो आगे बढ़ती कि इनके अगले अल्फाज इनकी जमीन सिरकाने को काफी थे। वैसे सच बताऊं, वो लड़की है बहुत मासूम और शेख को पसंद भी बहुत आएगी। वो पैसे भी बहुत देगी। बस अब उसे साथ लाने का थोड़ा सा मसला है, लेकिन मेरे लहजे की मिठास में वो क्यों नहीं आएगी। दीवानी जो है मेरी, भागी भागी आएगी। उसने ये कहकर साथ ही शैतानी कहकहा लगाया था। लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम उसे नहीं लेकर आओगे तो शेख हमसे ये बंगला छीन लेगा, जिसमें हम ऐश से रह रहे हैं। अब इनकी जान से प्यारी दोस्त की आवाज आई थी। ले आऊंगा डार्लिंग, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर परेशानी जच नहीं रही। और याद रखो हुसनारा, तुम्हारा धंधा तुम्हारी जान की बदौलत चल रहा है। मेरे आगे तो कई लड़कियां बिछने को तैयार हैं, लेकिन हुसनारा तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो सारे रंग फीके हैं।
वो जवान लड़का इस औरत के आगे इज़हार मोहब्बत कर रहा था, जो कि इसकी दोस्त समन थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि समन उनकी दोस्त इतने गिरे किरदार की निकलेगी। वो खुद बहुत बुरी थी। दौलत और हसद की हवस इनमें पाई जाती थी, लेकिन किरदार इनका बहुत खरा था। इनको इन गलत कामों की लत नहीं थी। वो गेस्ट रूम में से इनकी तबीयत साफ करने बाहर निकली थी। इनके पीछे मनाल उठी थी, जो सोफे पर नढाल सी पड़ी थी। घटिया औरत, तुम इतनी घटिया होगी मैंने सोचा नहीं था। वो उनके करीब आती चीख उठी थी। मनाल को कुछ समझ नहीं आई थी। सिमी यार तुम। इन दोनों की आंखें तो हैरत से फटी थीं। वो एकदम से उठ खड़े हुए थे। आवारा बाजारों औरत, गिरे और नीच किरदार के लोग, जिंदगियां बर्बाद करते तुम्हें शर्म नहीं आती? वो इनके आगे आती इन्हें थप्पड़ मारने को बढ़ी थी, जब हुसन आरा ने इनका वही हाथ पकड़कर उसकी पुश्त पर जोर से लगाया था। समीना बेगम चीख कर रह गई थी। सिमी यार मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। दरअसल मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ। कोई हुसन आरा को हल्के से लेता तो वो सह नहीं पाती। हुसन आरा ने उनकी कान में फंकारी थी। अम्मी। मनाल ने माँ को तकलीफ में देखा तो उनकी तरफ दौड़ी थी। वो जैसे भी थी उसकी माँ थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी थी कि उसकी माँ इतनी तकलीफ में है। वो हुसनारा के हाथ से माँ के बाजू छुड़ाने लगी और उसने अपने नाजुक हाथ से उन्हें छुड़ाना चाहा, लेकिन वकार ने उसे अपनी तरफ खींचा। वाह, क्या सरप्राइज है! शिकार खुद हमारे करीब चलकर आया है। वकार ने उसे अपनी तरफ खींचकर हैवानी लहजे में कहा। मनाल खुद को छुड़वा रही थी। उसको उसके लम्स से नफरत हो रही थी। वो इसके दोनों हाथों को पकड़े हुए थे। वो माँ की तरफ बहुत बेबस नजरों से देख रही थी। कितनी हसीन और जवान है, नर्म और नाज़ुक। क्यों ना इसे इस्तेमाल करके शेख को सौंपा जाए। इस तरह उसके शौहर का जो मेरे ऊपर कर्ज़ है वो भी उतर जाएगा। उस दिन बड़ा गैरत वाला बन रहा था। और डार्लिंग, तुम तो मुझे पसंद करती हो ना? उस दिन बढ़िया अपने शौहर के सामने मुझसे मोहब्बत का इज़हार कर रही थी। आज भी हो जाए ना? वो ख़लीज़ ये कहकर उसकी तरफ झुका था। वक़ार उसे कमरे में ले जाओ और उसे सूट थमाओ। एक रात के लिए ये मेरे कोठे की भी तो ज़ीनत बननी चाहिए। हुसन आरा समीना बेगम को दबाए ज़हरखंद लहजे में कहने लगी। वक़ार इसे लेकर खींचने लगा। मेरी बेटी को छोड़ दो लड़के, नहीं तो मैं तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूँगी। वो फड़फड़ाकर फंकारी थी। वो कितने मासूमों की ज़िंदगियों से खेल कर आई थी, तो फिर इन शैतानों का खात्मा नहीं कर सकती थी? वो और नहीं तो अपनी बेटी की इज़्ज़त के लिए कुछ भी कर सकती थी। मतलब कुछ भी कर सकती थी। वो बेशक जैसी भी थी, अपने शौहर के मरने के बाद किसी को भी 2 कौड़ी की अहमियत ना दी थी। उसी इज़्ज़त की खातिर इनकी अपनी बेटी की जगह सोकन की बेटी भी, यानी अशनार बख्त भी होती, तो वो उसकी इज़्ज़त के लिए लड़ जाती। अम्मी, वो चीखी थी जो उसे सीढ़ियों से ऊपर खींचकर लेकर जा रहा था। ये देखकर मनाल बेगम का पारा हाई हुआ था। उनका खून खौल उठा था। उन्होंने वापस मुड़कर भरपूर ज़ोर लगाया और पलटकर हुसन आरा की मखसूस रग दबाई थी। जिस काम में वो माहिर थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइम शोज़ देख रखे थे, जिसकी वजह से मरने-मारने वाली चीज़ों में काफ़ी माहिर थी। हुसन आरा बेहोश होकर नीचे गिरी थी। समीना बेगम पलटकर वहां से शीशे के भारी डेकोरेशन पीस को उतारकर सीढ़ियों पर भागती हुई मनाल को खींच कर ले जाते हुए वकार को मारा था, जिससे मनाल का हाथ छूट गया। मनाल जल्दी से 1-2 सीढ़ियां अबूर करती ऊपर पहुंच गई, जबकि वो कराह कर पीछे हुआ और समीना बेगम को पकड़ा कि वो गिरे नहीं। समीना ने जोर से उससे अपना आप छुड़ाया। वो ऐसे ही झूल रहा था, लेकिन हाथ नहीं छोड़ रहा था। समीना बेगम ने एक और हमला किया और इसकी बार तो इसका हाथ छूट गया। वो सीढ़ियों से गिरा था, लेकिन समीना बेगम का पैर ज़बरदस्त किस्म का रपटा कि इनका सर भी दीवार से लगा था। वो बहुत बुरी तरह सीढ़ियों से गिरती चली गई थी। क्रिस्टल के पीस के कांच इनके सर पर लगे थे। मनाल भागो! वो चीखी थी। आज वो पहली बार दिल से पछताई थी। लेकिन वो खुदा तो हिसाब लेता है ना। वो तो इंसान को एहसास दिलाए बगैर माफ़ नहीं करता। कुछ ज़ख्म तो इन पर उधार थे। सर से निकलते खून पे उन्होंने हाथ रखते बमुश्किल लहजे में कहा था। मनाल मैं क्या कह रही हूँ, भागो और जाने से पहले मुझे माफ़ कर देना। वो होश खोने से पहले उसको सीढ़ियों पर साकत रखे हाथ देखकर चीखी थी। इसकी आवाज़ सुनती उनके सर से खून की नदियाँ बहती देखकर मनाल भागकर सीढ़ियों से उतरी थी। अम्मी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी अम्मी। आप जैसी भी हैं मेरी माँ हैं। वो इनका दुपट्टा उनके सर पर बाँधने लगी थी, जिसकी वजह से इनका खून रुक जाता। वो दुपट्टा बाँधकर इनको मुश्किल से उठाया था और आहिस्तगी से चलती हुई बाहर निकली थी, लेकिन वो फिर गिर गई और उन्हें घसीटते लेकर आई थी। वो उठा तो सकती नहीं थी, ना इसकी मदद करने के लिए था। वो बाहर फर्श पर इनको लाती उधर ही इनको छोड़ती बाहर भागी थी।
नौकर तो रात को नहीं थे, अगर एक हाथ था भी, तो वो डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहा था। पीछे वो दोनों वहाँ पर ही पड़े हुए थे, कोई मदद के लिए नहीं आया था, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही था। कभी किस्मत के खेल इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर आते हैं। दौलत ने इन सबको कहीं का नहीं छोड़ा था। मनाल इतने बड़े घर से बमुश्किल भागकर बाहर निकली। वो बूढ़ा सा चौकीदार दरवाजे के पीछे दीवार के साथ सोया हुआ था। उसे बस इतनी समझ आई कि उस शख्स ने उनको बाखबर किया था। बस इनकी मेहरबानी समझकर इनको उठाना चाहा। अंकल, उसने 2-3 दफ़ा आवाज़ लगाई। वो बूढ़े बेशक थे, लेकिन वो अजनबी थे। फिर भी अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए उसने उन्हें ऊँची आवाज़ में पुकारा। वो आँखें मसलते उठे थे। कौन? वो अनजाने से पूछने लगी। अंकल, वो मेरी अम्मी बेहोश हो गई हैं। प्लीज़ मेरी मदद करें। वो लोग वाक़ई बहुत बुरे हैं। वो बहुत गंदे हैं। वो मुझे खींच कर लेकर गए थे। मेरी अम्मी ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई हैं। वो बात को सही तरह समझा नहीं पा रही थी। प्लीज़, आप इनके चौकीदार नहीं बल्कि इंसानियत के नाते मेरी अम्मी को बचा लें। वो ये कहती ऊँची हो गई थी। इसकी हालत काफ़ी बिखरी लग रही थी। बेटा, आपकी अम्मी कहाँ हैं? वो समझ गए थे कि कोई और हुसन आरा के जाल में फँस गया था। उन्होंने खबरदार किया था, लेकिन हुसन आरा की दोस्त इनको बेवकूफ़ लगी थी। वो आज अपना नुकसान कर बैठी थी। अंकल प्लीज़, मेरी अम्मी का बहुत ज़्यादा खून-साया हो चुका है। इनको कोई ऑटो वग़ैरह ले आएँ या कोई टैक्सी? वो जो सोचों में थे उसने अब मिन्नत की थी, लेकिन वो खामोश से खड़े थे। वो नाउम्मीद होकर बाहर सड़क पर भागी, जहाँ सड़क पर कोई रिक्शा नहीं था। वो नसीबों से हारी लड़की आधी रात को वीरान सड़क पर अपनी बदनसीब माँ की ज़िंदगी ढूँढने लगी थी, लेकिन कोई चारा नहीं मिला था। वो फिर मायूस होकर फिर अंदर आने लगी जब चौकीदार बाहर आया था। बेटे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अंदर चलो, उसे कहते गोया हुए थे। जो टूटी बिखरी सी थी, वो कहते उसे अंदर की तरफ ले आए और फिर उन्होंने उस ड्राइवर की तरफ गए जो हुसनारा का था। वो जानते थे ये पुलिस केस है। मामले को हैंडल करना ज़रा मुश्किल था। ड्राइवर के साथ मिलकर उन्होंने बहुत मुश्किल से तीनों को हॉस्पिटल पहुँचाया था। रोशनाल को अभी-अभी होश आया था। वो सारे उसे देखने चले गए थे। पीछे हसनाल और अशनाल रह गए थे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हसनाल भाई कि आपने मेरे शौहर की जान बचाई। मैं उसके लिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। वो इनके पीछे जाने लगा जब उसकी तकल्लुफ़ से बढ़ती और सलीके से भरपूर आवाज़ सुनाई दी थी। वो हैरान सा होके पलटा। वो सोच भी नहीं सकता था कि अशनाल उससे इतने अजनबी लहजे में बात करेगी। ये नहीं कि उसके दिल में अभी तक इसकी चाहत थी। वो अब उसके भाई की बीवी थी। उसके लिए काबिल एहतराम थी, लेकिन फिर भी इसका लहज़ा देखकर इसके दिल पर चोट लगी थी। देखो अशनाल, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। वो तुम्हारे शौहर होने से पहले मेरे भाई थे, इसलिए मेरा फ़र्ज़ था इनको बचाना। और बाकी रही बात तुम्हारी आँखों में आँसू अभी तक नहीं दिख सकता, इसलिए नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहले वाले जज़्बात हैं। जो हमारा पहले रिश्ता था, उसे मैं फ़रामोश कर चुका था। उसी दिन, जिस दिन तुम मेरे भाई की बीवी बनी थी। क्योंकि अब भी तुम मेरे भाई की बीवी हो, मेरे लिए काबिल एहतराम और इज़्ज़त हो, तो मुझसे पहले की तरह दोस्त समझकर ही बात कर लेना। क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारा दोस्त था। ये बात अलग है कि इस दोस्ती के टूटने की वजह मेरी कमज़ोरी बनी थी और मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और इस बात का अफ़सोस मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने तुम पर एतबार नहीं किया था। बाकी ये रिश्ते तो नसीबों की बात है। हम जितना भी वावेला मचाएँ, वो अल्लाह तो मुक़द्दर इंसान की पैदाइश के साथ ही लिख देता है। इससे इंसान जितना भी मफ़रूर ही क्यों ना हो। और मैं जानता हूँ, मनाल ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, अशनान, लेकिन वो तुम्हारे बख्त बुला के जाने के बाद बहुत शर्मिंदा रही है। वो तुम्हारा नाम लेकर रातों को डरी भी थी। शायद ये उसका पछतावा था कि वो सुकून से नहीं रह पाती थी। प्लीज़, ये मेरी छोटी-सी अर्ज़ है। अशनान, उसे माफ़ कर देना, वो बहुत बदल चुकी है। कहते हैं कि इंसान का दिल दुखा, इसका दिल तोड़कर माफ़ी माँगना ये बहुत आसान होता है और मैं भी आसानी से माफ़ी से माँग रहा हूँ। लेकिन फिर भी अशनान, ये तुम्हारी आला ज़र्फ़ी होगी कि तुम मुझे और इस अल्लाह की बंदी को माफ़ कर देना। वो बोला तो लहज़ा मतानत से भरपूर था, लेकिन क्योंकि उसका वीरान चेहरा देखकर आया था, तब से उसको सुकून नहीं आ रहा था। वो मेरी बहन है, मुझे नहीं पता कि वो बदल चुकी है या नहीं, लेकिन मैंने सबको माफ़ कर दिया है। एक दरवेश का कॉल है कि इनके पास एक शख्स आया था, जिसने कहा था कि फलाँ बंदे ने इसकी बात के बारे में ग़ीबत की है, तो वो बात सुनकर मुस्कुराने लगे। उस शख्स ने हैरत से पूछा कि आपको दुःख नहीं लगा कि उन्होंने आपके बारे में इतने गलत अल्फ़ाज़ कहे हैं? तो उन्होंने आगे से कहा था, मुझे दुःख इस पर नहीं हुआ, तुम पर हुआ है, जो मुझे तुम इसकी बातें बता रहे हो। मैं इसे तुम्हारी अच्छाई नहीं मान सकता। क्या इस फलाँ शख्स ने मेरी ग़ीबत की होगी?
तो तुमने इसके बदले कुछ कहा ना होगा और फिर इसकी बात मेरे आगे कर दी। तो मुझे भी दुःख मनाला भी नहीं था। मुझे आप सब पे दुःख था कि मुझे जिन-जिन पर मान था उन्होंने एक कागज़ को देखकर इस भ्रम को तोड़ दिया। वो तो गलत थी, लेकिन आप भी तो सही नहीं थे ना? हसनान इसकी बात सुनकर बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था और उसकी नज़रें झुक गई थीं। देखिए हसनान भाई, मेरा मकसद आपको हरगिज़ शर्मिंदा करना नहीं था। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो सॉरी और आप परेशान मत हो। मैंने मनाल आपी को माफ़ कर दिया है। उसने उससे शर्मिंदा देखकर ठहरे हुए लहजे में कहा था। कोई बात नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया। उसने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा था। वो इसको भाई कह रही थी, तो क्या वो छोटी-सी बात पर इसका मान नहीं रख सकता था? चलो, तुम्हारे सुपरमैन को होश आ गया। ये ना वो तुम्हें ना देखकर मजनू की तरह बाहर निकल आए। उसने माहौल पर छाई कसावत दूर करने की खातिर कहा था। आप जाएँ, मैंने शुक्राने की नफ़ाफ़िल अदा करते हैं। फिर आती हूँ मैं। उसने इनकार करना मुनासिब न समझा। मुनासिब सी दलील देकर उसे भेजा था। फिलहाल वह इसका सामना नहीं करना चाहती थी। भाई ये पहले ये मेडिसिन ले लें। हसन उसके पास खड़ा था। माँ, बाबा, आका जान इसे सारे मिलकर चले गए थे। हसनान ने इनको आराम करने की खातिर घर भेज दिया था। उसने अशनार को भी देखा कहा था लेकिन वो तो घर को पहचानने से ही इनकार कर रही थी। इसको शायद 2-3 घंटे से मज़ीद बीत गए थे। अब तो सुबह का सूरज भी तुलू हो चुका था। पुलिस इससे बयान लिखवाने आई थी लेकिन उसने ये कहकर उन्हें भेज दिया कि घर का मामला है। इनसे गलती हुई है। रोशनाल नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर जाए। हसनाल ने गुस्सा भी किया कि आपने इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया उन्हें। लेकिन उसने उसे समझाया था जिससे इसका गुस्सा ठंडा हो गया था। नहीं यार मैंने मेडिसिन नहीं लेनी। मेरा दिल नहीं कर रहा। वह बददिल सा होकर कह रहा था। उसकी नज़रें बाहर की जानिब टिकी हुई थी कि वो क्यों नहीं आ रही। कह तो ऐसे रहे जैसे आपका दिल नहीं है, बिजली का बिल है, जैसे दवाई लेने पर भी टैक्स लाया जाएगा। रातों-रात यार आपको तो पहलवान बन गए हैं। जो वो उसे जूझ थमा था, आँखों में शरारत लिए बोला था। वो वाक़ई कमज़ोर लग रहा था। ज़ाहिर है इतना खून बहा था, कमज़ोर तो होना था। इशू कहाँ है? इसकी बात को इग्नोर किए रोशनाल ने संजीदगी से पूछा था। आपको अपनी नई ज़िंदगी में भी वो ही चाहिए मतलब दूसरे जन्म में भी? क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? वो बरहम हुआ था। मतलब ये कि भाई, अभी-अभी आप मौत के मुँह से बच कर आए हैं और दूसरी ज़िंदगी मिली है आपको। फिर भी पहली बीवी की तलाश है आपको। भई आपको चाहिए कि आपकी नई ज़िंदगी में एक आध और प्यारी-सी लड़की तलाश करें यार। वो इसके पास बैठा बुज़ुर्गाना अंदाज़ में बोला था। मुझे गोली लगी है सिर्फ़, हाथ नहीं टूटे। मेरे बेड पर होने का हरगिज़ फ़ायदा ना उठाओ कि मैं कुछ कह नहीं सकता या तुम्हारा मुँह नहीं तोड़ सकता। उसके मुँह से फ़िज़ूल बातें सुनकर वो खफ़गी से कहने लगा था। ओह! अच्छा कोकी पहलवान तोड़ देना मुँह पहले कुछ खा लें। आपको ताकत आएगी तभी तो आप अपने इश्यू को देख सकेंगे। और मुझे पता है आपको वो अगले 7 जन्मों तक चाहिए। हसनाल ने अशनाल का नाम लेकर इसकी कमज़ोर रग को पकड़ा था। वो बहुत ज़ालिम है क्या? उसे मेरी फ़िक्र नहीं अब तक नहीं आई। रोशनाल जो इसकी सोच में गुम था इसके मुँह से फिसला था। वरना वो नापसंद अपने जज़्बात को कंट्रोल करने वाला इंसान था। और उस जैसे ठरकी इंसान के सामने तो वो मर कर भी राज़ ना खोलता। लेकिन ये उसकी बेइख्तियारी थी, जो उसे बुरी तरह मरवाने वाली थी। इसकी बात सुनकर हसनाल खाँसा था। इसी हसनाल में हसनाल हाथों को मसलती, कन्फ्यूज़ सी अंदर दाखिल हुई थी। उसकी नज़रें इस पर टिक गईं। वो बहुत ही तवज्जो से उसे देखने लग पड़ा था। क्या तुझको जहाँ वाले सितमगर नहीं कहते? कहते तो हैं मगर तेरे मुँह पे नहीं कहते। अशनार के अंदर आने की देर थी कि हसनाल ने रोशनाल की तरफ देखकर आँख मारकर काफ़ी ऊँची आवाज़ में शेर पड़ा था। उसने उसकी कुछ देर वाली बेइख्तियारी को बुरी तरह फोड़ा था। रोशनाल उसे घूर कर रह गया था। अशनाल को पूरे मामले की समझ नहीं थी। वो उधर ही खड़ी हो गई थी। ओके मैं चलता हूँ, आप चिल करें। वो क्या कहते हैं, हम फ़ौज में मोहल्ला मौज हैं। हसनाल ने जूस अशनाल के आगे किया तो उसने उसे दे दिया। ये भाई को पिलाना और मैं सूप में घर से बनवा कर लाऊँगा। वो ये कहकर जाने लगा था। सोच समझ कर बकवास किया करो। रोशनाल को अब सच में गुस्सा आया था। सोच समझ कर कौन-सी बकवास होती है और हाँ, मैं आधा घंटा बाहर हूँ, इससे ज़्यादा नहीं और आपकी इशू आज इतने गुस्से में लग रही है कि सर फाड़ने के 100% चांसेस लग रहे हैं और आपको सुपरमैन की ये कोई डंडा चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। वो जानबूझकर इनके चेहरों पर हँसी बिखेरने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि रोशनाल उसे ज़ालिम जो कहा था, वो हँसकर कहकर रूम डोर को बंद करता चला गया। आप ठीक हैं? उशू ने उसके पास खड़े होते हुए पूछा था।
اس کی آنکھوں میں خواہ آنسو آ رہے تھے جبکہ اس نے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ بتائیں نا، وہ جو اس کی طبیعت دیکھ کر پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی اب کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ زندہ ہوں، افسوس نہیں آئی موت۔ وہ مزید خفا ہوا تھا۔ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی۔ آپ بلا وجہ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ کب سے میں برداشت کر رہا ہوں؟ پتہ ہے ہوش میں آنے سے پہلے تمہیں یہاں دیکھنے کی خواہش تھی مجھے۔ تمہاری ضرورت تھی مجھے ایشو۔ اس کے غصے سے کہنے کے باوجود بھی اشنان کے دل کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی تھی۔ وہ اس کے پاس محتاط سی کونے پر ٹکی تھی تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ دور تو ایسے بیٹھ رہی ہے جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ شاید وہ لیٹے رہنے سے چڑچڑا ہو رہا تھا، اس لیے ایسے بول رہا تھا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے جتنا آپ غصے میں ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے آپ مجھے کچا کھا جائیں گے۔ وہ بھی اب تھوڑی روٹھی روٹھی سی بولی تھی۔ ہائے دل تو کر رہا ہے بس میری طبیعت کو زیب نہیں دے رہا ورنہ کچا بھی کھا لاتا۔ اس کے گلابی چہرے کو دیکھ کر وہ بے باکی سے بولا تھا۔ روئی روئی سی آنکھیں تھیں اور اس کو پتا تھا وہ ویسے بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر رونے لگ پڑتی تھی۔ آج تو اس نے سیلاب بہائے ہوں گے۔ پتہ ہے جس وقت میں نے فون پر خالہ کی آواز سنی اور خالہ کی باتوں نے مجھے پل پل مارا تھا، راستہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں جس وقت گھر پہنچا میرے قدموں کے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں چل نہیں پا رہا تھا لیکن میں تمہاری خاطر خود کو جوڑا تھا۔ پر جب میں نے دروازہ کھولا تو تمہیں قدموں میں دیکھا۔ اس وقت مجھے لگا میں مر گیا ہوں۔ میں نے خالہ سے پستل چھیننا چاہی تھی۔ وہ اسے خود ہی بتا رہا تھا اور مجھے یہاں پر بہت غصہ آیا۔ یہ کہہ کر اس کے ہاتھ تھام کر اپنے تھوڑے کے نیچے رکھتے اسے وارفتگی سے دیکھنے لگ پڑی۔ آئی اوئی، وہ جان بوجھ کر کراہنے لگا یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ کیا ہوا آپ کو؟ سوری، بالکل نہیں پتا تھا آپ کو اس طرح درد ہوگا۔ اس نے ایک دم سے بوکھلا کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیے۔ مجھے درد نہیں ہوا زوجم، آپ کو ہوا ہے۔ اسے آنکھ مارتا ہوا پھر بے باکی سے بولتا اس کے چہرے کو سرخ کیے گیا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ سارا خون اس کے عارض پر سمٹ آیا ہے۔ کتنے جھوٹے ہیں آپ۔ خوف سے لال ہوتے اس نے اب کی بار زوردار مکہ اس کے دائیں طرف مارا تھا جہاں اس کا زخم تھا۔ اب تو روشنار کے رائٹ سائڈ پر بہت بری طرح سے درد کی لہر اٹھی تھی۔ تکلیف اس کے چہرے پر دکھائی دی پر اب وہ کرا نہیں سکا تھا۔ اشنان اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر بہت زیادہ گھبرائی تھی۔ اس نے تو مذاق میں مارا تھا۔ وہ قریب ہوتے اس کے چہرے پر پھونکے مارنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ زوجم یار، کوئی آگ نہیں لگی جو اب بجھانے لگی ہے؟ اس نے لطیف سا طنز کیا تھا، حالانکہ اس کی پھونکوں سے اسے اپنے چہرے پر ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ موت کے منہ سے بچ کر آئے، پھر بھی ٹاننے دینے میں تو آپ ماہر ہیں۔ وہ غصہ ہوئی تھی۔ شکر کرو کہ بچ گیا ہوں ورنہ بیٹھ کر روتی رہتی ساری زندگی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بری طرح رونے لگی۔ اس کے کندھے پر لب رکھتی وہ اس کو ساکت ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس میں میرا بچہ، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کے سر کو سہلانے لگا تھا۔ وہ اس کو رلانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی کہ وہ رونے لگ پڑتی تھی۔ نہیں ہوں آپ کا بچہ، آپ کو ذرا رحم نہیں آتا؟ آپ کی یہ باتیں سن کر میرا دل لرز جاتا ہے۔ وہ بری طرح سے پھٹ پڑی تھی۔ کبھی میری طرف دیکھ کر یہ دل نہیں لرزتا، اس نے شکوہ کیا تھا۔ آپ کے اس کھڑوس منہ کو دیکھ کر تو ویسے ہی لرز جاتا ہے۔ وہ کھل کر بولی تھی۔ پھر جب میں رومانس کرنے پر آیا تو تم خود ہی کہو گے کہ یہ حضرات بے شرم ہے۔ اس نے جتلایا تھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بیڈ پر ہونے کا بھرپور تانا دیا گیا۔ وہ یہ کہہ کر کھلکھلائی تھی۔ اور کچھ نہیں تو ایک کس تو کر سکتا ہوں نا۔ یہ کہہ کر اسے جھٹکا دیا اور اس کے گال پر ایک جاندار بوسہ دیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا۔ باقی زوجم جب آپ کمرے میں جائیں گے تب آپ کو مزید پرومو دیکھنے کے ملیں گے۔ اب تو ہاسپٹل کا بیڈ روم ہے۔ وہ یہ کہتا اسے آنکھ ونک کر گیا تھا۔ یہ آپ ابھی بھی بے شرم ہوئے یا شادی سے پہلے بھی تھے؟ وہ اپنے گال سے اس کی مونچھوں کی چبھن ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی تھی اور ساتھ ہی احتیاط سے اس کے سینے پر پھر سے سر ٹکایا تھا تاکہ اسے درد نہ ہو۔ جس دن آپ کا ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا تھا ساتھ ہی بے شرمی کا بھی لیا تھا۔ اس کا اشارہ شادی کی طرف تھا۔ وہ ایسے فخری انداز میں کہہ رہا تھا جیسے بے شرمی کوئی شے ہو۔ ہاں نا، اس کا سرٹیفکیٹ لے کر تب تو آپ کو گولڈ میڈل دیا گیا ہے نا۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی اس کے اوپر جھک کر اس کے سینے پر اپنا نام لکھتے ہوئے بولی تھی۔ گولڈ میڈل نہ صحیح لیکن آپ کا پیار تو مل گیا ہے نا۔ وہ یہ کہہ کر تکلیف کے باوجود ہلکا سا اوپر ہو کر اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا جسے اشنان کو سکون آیا تھا۔
آج وہ کانپی نہیں تھی۔ گھر جاؤ، آرام کرو۔ ایک رات نہ سو کر چینیوں کی طرح آنکھیں نکال لی ہیں۔ چلو شاباش، گھر جا کر آرام کرو، میرے پاس اسناد ہے اور میرے ٹھیک ہونے کے بعد میں نے تمہیں آرام بھی نہیں کرنے دینا، اس لیے اپنی نیندیں پوری کر لو۔ اس نے فکر سے کہا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ اس کی فکر میں بالکل نہیں سوئی ہوگی۔ مجھے پتا ہے میری فکر میں مسکے لگا رہے ہیں، یہ لگواتا ہے کہ آپ کی آنا گوارا نہیں کر رہی کہ آپ کھو کر کہہ سکیں۔ اب کی بار جھک کر روشنار کی پیشانی اور آنکھیں چوم لی تھی اور شرماتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جوس پلاؤ گی یا میں نرس کو کہوں کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پلائے؟ اس نے اس کو کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا، جو خود ہی استحقاق جماتی اور خود ہی شرمانے لگ پڑتی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے پی لیجیے گا، لیکن اس کے مبارک ہاتھوں کی سلامتی کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی۔ ساتھ اس کے ہاتھ بھی توڑ دوں گی اور آپ کا منہ بھی۔ اس کو ایک غصہ آیا تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ آج تو صحیح جٹو کراٹے والی خاتون لگ رہی ہو سجو، لیکن یہ انداز روم تک ہی سنبھال کر رکھو، وہاں کام آئے گی۔ لیکن شاید وہاں پر بھی نہ آئے، کیونکہ تم نازک سے جان ہو، ایک پنچ بھی برداشت نہ کر سکو اور بے ہوش ہو جاؤ۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا، میں خود آپ کو جوس پلا رہی ہوں۔ اگر وہ چوسنے کی منہ والی مجھے آپ کے قریب نظر آئی نا تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ وہ اسٹرا اس کے منہ کے قریب کرتے ہوئے بولی تھی۔ کون؟ روشنان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس کا ذکر کر رہی ہے، اس لیے پوچھا۔ بقول آپ کے، وہ آپ کے مبارک ہاتھوں والی نرس۔ اس نے چل کر کہا تھا، میں نے تو دیکھی تک نہیں ہے سوچو، اور یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس سے جلتی میری جوتی۔ وہ اب کی ضد چھو کر بولی تھی، چلو کوئی تو جلتا ہے نا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر اتنے معصومانہ لہجے میں بولا تھا کہ اشنار کو بے ساختہ پیار آیا تھا۔ کیا میں آپ کے شولڈر پر سر رکھ سکتی ہوں؟ وہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ اس میں پوچھنے والی کوئی بات تو نہیں، لیکن کوئی اگر آ گیا تو؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اشنار نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ مجھے پتا ہے آپ اس چوسنے کے منہ والی سے ڈر رہے ہیں، وہ یہ کہتی اس کی گردن پر لب رکھ کر پھر سے کندھے پر رکھا تھا۔ میں حسنار بھائی کو بھیج رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ اسے محسوس کرتی اٹھی اور باہر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے روشنار کے چہرے پر مسکان بکھر گئی تھی۔ منال ماں کو لے کر اسی رات ہاسپٹل آئی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، وہ اپنی اس ماں کے لیے خوار ہو رہی تھی جنہوں نے اس کی زندگی کو مسنح کر دیا تھا۔ وہ کسی گاؤں کا چھوٹا سا ہاسپٹل تھا جہاں چوکیدار انکل لے کر آئے تھے، جنہوں نے اپنا نام مجیدی بتایا تھا، اور ان کے ساتھ ہی تھا سمینہ بیگم کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا، اور واقعہ کے بعد اس کی ماں نے خاموشی پکڑی ہوئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق ان کے دماغ کی کچھ وینس ڈیمیج ہوئی تھی اور باقی ڈیمیج ہونے یا پھٹنے کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے وہ پاگل بھی ہو سکتی تھی یا کسی بھی وقت ان کی موت ہو سکتی تھی۔ ان کو اپنے ذہین ہونے پر جتنا غرور تھا، خدا نے ایک رات میں ہی توڑ دیا تھا۔ اس دماغ نے شاید اسے زندہ بھی رکھنا تھا یا نہیں۔ منال ماں کی حالت دیکھ کر پاگل ہونے کو تھی، لیکن پھر بھی خود کو سنبھال رہی تھی۔ مجید بابا ان کو اکیلا دیکھ کر اپنے ساتھ گاؤں لے کر آئے تھے۔ مجید بابا نے ان سے پوچھا تھا، لیکن اس نے بس یہی کہا تھا کہ ان کا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ بختیلا نہیں جانا چاہتی تھی۔ جتنی زندگیاں منال بخت نے حرام کر دی تھی، وہ اسے کیسے رکھ لیتے؟ آخر وہ اسی بیٹی کی ماں تھی نا، اسی ماں کی بیٹی تھی نا، جو سب کچھ تباہ کر کے آئی تھی۔ یہ صرف اس نے سوچا تھا، آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ انہیں لے کر گاؤں داخل ہوئے تھے۔ چھوٹا سا کچا سا گاؤں معلوم ہو رہا تھا۔ وہاں کچھ ہی گھر تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کا بوسیدہ سا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں سے نوزادہ بچی باہر نکلی تھی۔ بختی اماں، دادا ابو آ گئے، وہ بچی چیخی اور پھر مجید بابا کے ساتھ ان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی تھی۔ دادا ابو، میری چیزیں کہاں ہیں؟ وہ نہیں لائے کیا؟ بختی اماں بھی آپ سے ناراض ہیں، اور میں بھی، وہ تو غصہ بھی بہت ہے، وہ منہ بسرتے ہوئے بولی تھی۔ منال، جس نے ماں کو پکڑا ہوا تھا، اس بچی کو دیکھ کر ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ آؤ بیٹا۔ وہ انہیں اندر لیے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ منال گھر کو دیکھنے لگ پڑی۔ بڑا سا کچا صحن، ایک طرف جانور بندھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سلاخوں والی کھڑکیاں، 3-4 کمرے، ایک برآمدہ، ایک چھوٹی سی چارکون سٹائل مٹی کی جگہ اسے دکھی جس میں مٹی کے بنے مٹکے پڑے ہوئے تھے۔ باقی گھر بہت صاف ستھرا تھا۔ حسن کے ابا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں نے فکی کے فون سے آپ کو کال کروائی تھی، لیکن 3 دن سے آپ نہ گھر آئے اور نہ ہی فون اٹھایا تھا۔ مجھے تو 100 طرح کے ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ گمسم سے گھر کو دیکھ رہی تھی جب ایک عورت سادہ سے کپڑوں میں گوبر والے ہاتھ لیے اس کے سامنے ہوئی تھی۔ حسن کے ابا، یہ کون ہے؟ وہ انجانی اور غیر شناسائی و حیرانی سے ان کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ ارے نیک بخت، سکون کا سانس تو لینے دو، بتاتا ہوں۔ ساری تفصیل کیا ادھر ہی بتا دوں؟ ہاتھ دھو کر پانی لاؤ ان کے پینے کے لیے۔ وہ یہ کہہ کر پوتی کو انگلی سے پکڑے انہیں برآمدے کی طرف لے گئے تھے۔
हसन के अब्बा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? मैंने शहर में आपने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी? तभी आप शहर से 2 तो 3-3 दिन तक नहीं आते। ये आपकी बीवी होगी और ये बेटी। ये दोनों माँ बेटी की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। अब मुझे समझ आई, तभी आप मुझे सारी जिंदगी अपने मैट्रिक पास होने पर अकड़ते रहे और मुझे बात बात पर जाहिल होना का ताना देते थे। वो उर्दू पंजाबी मिक्स बोल रही थी। मनाल शर्मिंदा इनकी बातें सुनकर होए जा रही थी और बेसाख्ता उन्हें देखी गई जो सुर्ख सफेद सी इस उम्र में जवान लग रही थी। अरे नेक बख्त, खुदा का खौफ करो, कभी तो सोच कर बोल लिया करो। वैसे ही ना शुरू हो जाया करो। ये बातें करके तुम कहाँ से पढ़ी लिखी लगती हो? कभी दूसरे की भी सुन लिया करो। हर वक्त अपनी ही सुनाती ना रहा करो। ये मेरी मालकिन की दोस्त है। अब ये यहाँ ही रहेंगी। और अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। इनके खाने पीने का इंतजाम करो। और भैंस और गाय को चारा डाला था? अच्छा, मेरी ही गलती है, माफ़ कर दे। हाँ, डाल दिया था चारा। वो शर्मिंदा होती अब नलके की तरफ हाथ धोने बढ़ गई थी। बख्ती अम्मा, दादा अबू मेरे लिए पापड़ और बिस्किट नहीं लाए। वो दादा अबू के पास से उठती उनके पीछे नलके पर जाकर अपना रोना डाल के बैठ गई। मानो पुत्र, आओ बेटे, तुम्हारे लिए पापड़ बिस्किट लेने चलते हैं। वो उड़ते चले गए थे, जबकि मानो खुशी से अपने दादा की तरफ भागी और इनकी उंगली पकड़ ली थी। मनाल जो इस खुशी में मासूम बच्ची के चेहरे पर देख रही थी, वो हजारों करोड़ों खुशियों से ज्यादा थी। वो हैरान रह गई थी कि वो 3 दिन से इनके साथ ख्वार हो रहे थे, अब अपनी थकन की परवाह किए बगैर इनके चेहरे पर छोटी सी खुशी की खातिर चल पड़े थे। असल खुशी का तो पता उसे कच्चे घर में चला था। इसके बाद बख्ती अम्मा ने इन्हें पानी पिलाया और खुद लकड़ियों वाले चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंदने लगी। हसनाल जो घर आया था, मनाल को कमरे में ना पाकर परेशान था। आज 7वां दिन वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आगाजान बहुत परेशान थे। उसे नहीं पता था कि वो माँ बेटी कहाँ गई। वो वकार का पता ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। वो सारी रात ढूंढता रहा, फिर अब थक कर घर आ गया था। रोशनाल भी हॉस्पिटल से घर आ गया था। वो सीधा लाउंज में ही आया था, जहाँ बाबा, आगाजान और रोशनाल बैठे थे। तहमीना बेगम खाना बना रही थी और अशनाल रोशनाल के लिए कोई लाइट सा खाना तैयार कर रही थी। वो भी मनाल के लिए बहुत परेशान थी। कुछ पता चला मनाल का? आगाजान इसको देखते ही उठ खड़े हुए। नहीं। हर जगह मनाल और खाना को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। उसने मायूसी से जवाब दिया, तुमने इन माँ बेटी को कुछ कहा तो नहीं? सगीर साहब ने किसी खदशे के तहत पूछा था। मैंने खाला को तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मनाल को सिर्फ इतना कहा था कि अपने और माँ के बयानात की खामोशी से लिखवा देना। और मैंने कुछ नहीं कहा था। इस वक्त मैं गुस्से में था। वो सच्चाई बता रहा था। जब उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था और थप्पड़ मारने वाला रोशनाल बख्त था, जो अपने दर्द की परवाह किए बगैर इसकी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ था। शोर की आवाज सुनकर वो दोनों भी किचन से बाहर निकल आई थी। तुमसे किसने कहा था कि तुम बाप बनो? मुझे गोली लगी थी। मैं मर तो नहीं गया था कि तुम बयान लिखवाने बैठ गए। वो मुठियां भेजते गुस्सा जब्त करते हुए बोला था। हरकत करने से उसे दर्द हुआ था। एकदम से उसने हाथ रखा था। रोशनाल, प्लीज आप बैठ जाएं, ऐसे तो आपका जख्म खराब हो जाएगा। अशनाल उसकी तरफ आई थी और बाजुओं से हल्के से पकड़ा था। हसनाल भी परेशान होता और उसकी तरफ बढ़ा था। दफा हो जाओ, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। उसने गुस्से से हसनाल का हाथ झटका। सगीर साहब भी उसकी तरफ बढ़े थे। मुझे भी कोई शौक नहीं था इसको घर से निकालने का। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। फिर मैं कैसे इसको घर से निकाल देता? वो गुस्से में था, इसलिए ऐसा बोल गया था। जिन दिनों आप सबको लेने के लिए गए थे, मनाल मेरे साथ पहले ठीक थी। फिर मैं डॉक्यूमेंट्स घर भूल गया था। उस दिन लेने आए तो आगे खाला बैठी हुई थी। फिर उसने अलिफ से लेकर ये की तक सारी दास्तान सुना दी थी। अब आप ही बताते, कोई भी गैरतमंद छोरा ऐसे कर सकता है भाई? मैं कैसे उसे नरमी से पेश आ सकता था? और बाद में जब जब 2 दिन बाद घर में आया था तो हर वक्त सोती रहती थी। मैंने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा। उस रात मैं गुस्से में था, इसलिए ऐसा कहा था। तो तुम्हारे इस गुस्से से करने से क्या हुआ? तुम्हारा अपना ही नुकसान हुआ है, और तो कुछ बिगड़ा नहीं। गुस्सा आकर को खा जाता है। सफीर साहब ने अफसोस से कहा। तहमीना बेगम, जिनको बहन की इस हरकत पर गुस्सा बहुत था, नफरत भी बहुत थी, लेकिन हसनाल की बात सुनकर चौंक गई थी। इनके घर में पहली खुशी आने वाली थी, वो कैसे इस बात से मुंह फेर सकती थी? इतने अरसे बाद इनको खुशी मिली थी, और वो भी इस तरह। वो सोच भी नहीं सकती थी, और हसनाल की बात सुनकर उन्हें एकदम से झटका लगा था। जिस तरह उनके बख्त मिला के जाने के बाद वो सारे उलझते ताने बाने सुलझा रही थी। मना तो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। उसके किरदार की गवाही तो वो खुद दे सकती थी। फिर वो कैसे किसी को पसंद कर सकती थी? और एक बात और, जब एक दिन रात को वो खाना बना के सबको खिलाकर फारिग हुई थी, बाद में चाय बना चुकी थी, उन्होंने अपनी बहन को सालन में कोई चीज़ मिक्स करते देखा था। वो समझ नहीं पाई थी कि उनकी बहन क्या कर रही थी।
लेकिन वो एक कोई चीज़ किचन की कैबिनेट में रखते देखा था। ये सोच दिमाग में आते ही एकदम से किचन की तरफ बढ़ गई। सब इनको देखने लग पड़े और कैबिनेट से वो शॉपर में लिपटी चीज़ भी खोलते हुए बाहर आई। ये देखना ज़रा, वो पैकेट रोशनाल के हाथ में थमाते ही बोली थी। ये तो नींद की गोलियाँ हैं, पर इनका यहाँ क्या ज़िक्र? वो झुँझलाया था, इसलिए क्योंकि समीना को एक दिन मैंने ये सालन में डालते देखा था और मुझे नहीं पता था इसमें ऐसा क्या है कि कुछ देर बाद वही खाना मनाल के रूम में लेकर गई थी। और जैसा कि असनाद कह रहा है कि वो हर वक़्त सोई रहती थी और इसकी बताई गई कहानी के पीछे तो मुझे कुछ और ही वजह मालूम हो रही है। क्या पता वो माँ के मजबूर करने या धमकी देने पर गई हो? और है तो मेरी बहन ही, मुझे इसका पता है। छोटी-छोटी बात पर वो मुझे धमकियाँ देने बैठ जाती थी। वो तो फिर इसकी बेटी थी। इसकी बात सुनता हसनान ने एकदम से अपना सर अपने हाथों में फिर गिरा लिया था और मद्धम से चाल चलता रूम में जाने के लिए चला था, जैसे आज सब कुछ हार गया हो। हमारा ये वक्त मिला रिश्ते के तहाने पर इसलिए पहुंच गए, इसलिए हम यकीन के बाद में यकीन करते हैं, इल्ज़ाम पहले लगाते हैं। और इस इंसान के जाने के बाद हम इसके लिए नहीं रोते कि हमें इसकी कदर थी, बल्कि इसके लिए रोते हैं कि हमें पछतावा हो रहा होता है। कदर तो इंसान की मौजूदगी में होती है, बाद में तो पछतावे जन्म लेते हैं। वो पहली सीढ़ी पे पहुंचा जब सहीर साहब की आवाज़ सुनी। वो इन सबको कह रहे थे। इनकी बात सुनकर एक आंसू इसकी आंखों से निकला था। कमरे में आकर वो सांस लेने लगा था। इसका दिल सच्चाई सुनकर बंद पड़ा था। इसका मासूम चेहरा आंखों में आ बसा था। वो कितने मान से रोशनार की तबीयत पूछ रही थी। अपने कमज़ोर हाथ उसके कंधे पर रखकर वो उसे सच्चाई बताना चाहती थी। वो कितने मान से इसके पास आई थी कि शायद वो इसकी बात रद्द नहीं करेगा। लेकिन उसने ना सिर्फ उसे झुठलाया बल्कि घटिया बातें भी कर गया। उससे मेरी बीवी बच्चे को ऐ मेरे रब, मेरी बीवी बच्चे की अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। यह सोच आते ही उसका दिल पुकार उठा था। ये तो वो देखता रहा कि वो सोती रही, पर ये नहीं देखा कि क्यों सोती रही। उसका हुलिया हलिया देखकर एक दिन उसको वहशतों ने घेर लिया। वो इतने गुस्से में था कि कमरे का हुलिया बखेर कर रख दिया। बेड की चादर पे पड़ा उसे एक लॉकेट मिला था। वो ये देखकर ज़ब्त खो बैठा। वो जो घर से बाहर ना निकली थी, वो कैसे गलत हो सकती थी? सुर्ख रंग की कुछ चूड़ियाँ कुछ टूटी हुई थी। कुरान ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा था जो उस रात उसने उठाया था। ऐ मेरे रब, तब तेरी वसी दुनिया में वो पता नहीं कहाँ खो गई है, कहाँ चली गई है। ऐ अल्लाह मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। तेरी इतनी बड़ी दुनिया में पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वो कुरान पाक को देखते हुए ठहरे लहजे में बोला था। वो कुरान पाक को देखता जहाँ आखिरी जहाँ उस पाकीज़ा लड़की ने हाथ लगाए थे, वो उसे देखता वज़ू करने चला गया।